नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाडो प्रोत्साहन योजना में अब कन्या जन्म पर सहायता राशि बढ़ा दी गई है। पहले जहां यह राशि 1 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके पालन पोषण में मदद देना है। राजस्थान में सरकार ने किसानों को ग्रीन हाउस खेती के लिए 50 से 70% तक सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इससे किसान कम पानी में अधिक उत्पादन कर पाएंगे और सब्जियों फलों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। यह योजना राज्य के सभी जिलों में धीरे धीरे लागू की जाएगी। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना को राजस्थान में पायलट रूप में शुरू किया गया है। शुरुआती चरण में 210 गांवों का चयन किया गया है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और पोषण से जुड़ी सुविधाएं प्राथमिकता से दी जाएंगी। यह योजना ग्रामीण इलाकों में बड़ा बदलाव ला सकती है। शिल्पकारों के हित में MSME इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के कारीगरों और छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और मार्केट की सुविधा मिलेगी। इससे हस्तशिल्प और परंपरागत उद्योगों को नई पहचान मिलेगी। राजस्थान सरकार ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप प्रोग्राम घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि इन योजनाओं की विशेष निगरानी की जाएगी और इनके लाभ समय पर जनता तक पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। नई निवेश नीति RIPS 2024 की तैयारी पूरी हो गई है। यह नीति ग्रीन ग्रोथ, निर्यात प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी। सरकार चाहती है कि विदेशी और घरेलू निवेशक राजस्थान में निवेश करें, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिले। पेंशन धारकों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है। अब RGHS योजना में OPD और जांच की सीमा बढ़ा दी गई है। इसका फायदा हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें इलाज के लिए पहले सीमित राशि मिलती थी। अब वे अधिक सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी भवनों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए सोलर सिस्टम लगाने की नई योजना शुरू की है। इससे बिजली खर्च में बड़ी कमी आएगी और सरकारी दफ्तर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे। कई जिलों में इसका काम शुरू हो चुका है। जनता की सुविधा के लिए सरकार ने जन सूचना पोर्टल को सक्रिय किया है। अब लोग किसी भी योजना, स्कीम या सरकारी सेवा की जानकारी एक ही जगह ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जयपुर में सरकार ने RGHS योजना से असहमत अस्पतालों पर कार्रवाई शुरू की है। जो निजी अस्पताल योजना की शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, उन पर नोटिस भेजे गए हैं। इससे मरीजों को अब निर्धारित दरों पर इलाज मिलने में आसानी होगी। अंतः उपचुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी आज सुबह शुरू हो गई है। सभी 268 मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। बीजेपी ने घुसपैठिए वोटर्स पर नजर रखने के लिए एक वॉर रूम तैयार किया है। इसमें टेक्निकल टीम लगातार डाटा मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जी मतदान की आशंका पर तुरंत कार्रवाई हो सके। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में 9 नवंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की गई थी। मौसम विभाग ने बताया कि तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नवंबर के मौसम बुलेटिन में कोल्ड वेव को लेकर रेड वार्निंग जारी की गई है। इसका मतलब है कि मौसम विभाग ने लोगों को आवश्यक एहतियात बरतने और बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी है। CM भजनलाल शर्मा ने जोधपुर हादसे को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बैठक बुलाई है। उन्होंने अधिकारियों को कड़े कदम उठाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन भी दिया है। उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर बूथ प्रबंधन और वोटरों तक पहुंचने की रणनीति बना रखी है। चुनाव का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। राजस्थान में किसानों को CM किसान सम्मान निधि के तहत 718 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है, ताकि उन्हें फसलों की तैयारी और बीज खरीदने में सहूलियत हो सके। राज्य में स्टैंप ड्यूटी पर ब्याज और जुर्माने की छूट देने के लिए
एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। जो लोग समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए वे अब बिना भारी जुर्माने के अपने दस्तावेज वैध करा सकते हैं। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जयपुर के ईएसआईसी अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के 33 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 11 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार अपने सभी दस्तावेजों के साथ सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। डीईओ अलवर के अतिरिक्त प्रभार का प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने यह फैसला कामकाज के सुचारू संचालन और स्कूलों की निगरानी को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे प्रशासनिक कार्यों में गति आने की उम्मीद है। राजस्थान की T20 महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सौराष्ट्र को हरा दिया है। आयुषी गर्ग और सोनल कलाल के बेहतरीन खेल ने टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ राजस्थान ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत स्थिति बनाई। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के गेंदबाज पहले दिन संघर्ष करते नजर आए। छत्तीसगढ़ की टीम ने मजबूत बल्लेबाजी करते हुए दिन का खेल अपने पक्ष में किया। हालांकि राजस्थान के गेंदबाजों से अगले दिन वापसी की उम्मीद है। उद्योग जगत की ओर से बिजली शुल्क वृद्धि का विरोध किया गया है। उद्योग निकायों ने कहा कि इससे छोटे फर्मों की लागत बढ़ जाएगी और उत्पादन प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। जयपुर सराफा बाजार में चांदी के भाव में 1300 रुपये की छलांग देखी गई, जबकि सोने के भाव स्थिर या ऊंचे रहे। इससे निवेशकों और व्यापारी वर्ग में हलचल रही। आर्थिक गतिविधियों और बाजार की दिशा पर इसका असर पड़ा। जयपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़े अभियान चलाया। विभिन्न जिलों में कई उपभोक्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया गया। इससे बिजली चोरी कम होगी और राज्य की ऊर्जा बचत बढ़ेगी। उपभोक्ताओं को नियमित बिल भुगतान और नियमों का पालन करना होगा। राजस्थान को केंद्र सरकार की 11 प्रमुख योजनाओं में शिक्षा और स्वच्छता मिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राज्य ने योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलेगा और प्रशासनिक स्तर पर भी बेहतर निगरानी और विकास की उम्मीद बढ़ी है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव नियमों में संशोधन की तैयारी चल रही है। अब 3 से अधिक बच्चे वाले अभिभावक भी चुनाव लड़ सकेंगे। इससे सामाजिक विविधता के अनुसार जनप्रतिनिधित्व बढ़ेगा और पंचायत चुनाव में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। ओबीसी आरक्षण के लिए अब राजस्थान में सीट वाइज सर्वे किया जाएगा। पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग गठन कर दिया गया है। इससे आरक्षण सही ढंग से लागू होगा और पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। निर्णय में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जयपुर नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। ग्रेटर और हेरिटेज का विभाजन समाप्त कर दिया गया। अब शहर में केवल एक नगर निगम होगा, जिसका संचालन संभागीय आयुक्त करेंगे। इससे शहर की प्रशासनिक व्यवस्था सरल और प्रभावी होगी और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा। राजस्थान जलदाय विभाग ने 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी है। इससे आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में चिंता का माहौल है। सरकार ने प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी और नियमों का पालन न होने का हवाला दिया है और भविष्य में नई भर्ती जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कोटा और 12 जिले में बारिश से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को फसल बीमा और आपदा राहत से जल्दी मुआवजा देने का आश्वासन दिया। किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और उनकी फसलें बचाने का भरोसा मजबूत होगा। जोधपुर में 5G इंटरनेट सेवा का आधिकारिक शुभारंभ हो गया। इससे हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी जो व्यवसाय, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं के लिए लाभकारी साबित होगी। यूजर्स अब तेज इंटरनेट का अनुभव कर सकेंगे और राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7,759 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया नवंबर से शुरू हुई। इससे शिक्षा क्षेत्र में योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा और प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर होगी। राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए MOU प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू कर रही है। इससे नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स तय समय में पूरे कर लिए जाएं ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे। दिसंबर 2025 में होने वाले राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में निवेशकों की भागीदारी पर फोकस रहेगा। सरकार इस आयोजन में पिछले MOU की प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही नई परियोजनाओं पर चर्चा कर राज्य में औद्योगिक विकास की नई दिशा तय की जाएगी, जिससे निवेश माहौल और सशक्त बनेगा।
RIICO ने अब तक 347 हेक्टेयर भूमि उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई है, जबकि राजस्व विभाग ने 34,000 हेक्टेयर भूमि दी है। इससे राज्य में औद्योगिक क्लस्टर तेजी से विकसित हो रहे हैं। निवेश बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सरल बना रही है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और ठेकेदारों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए 1032 करोड़ जारी किए हैं। इस कदम से विकास कार्यों की रफ्तार फिर से बढ़ने की उम्मीद है। ठेकेदारों को राहत मिली है और अधूरे प्रोजेक्ट अब तेजी से पूरे किए जा सकेंगे, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। किसानों के लिए नई राहत योजना शुरू की गई है, जिसमें ग्रीन हाउस खेती पर 50 से 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर फसल उत्पादन बढ़ा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़ें और जलवायु संतुलित खेती से अधिक लाभ कमा सकें। राज्य सरकार ने नई निवेश नीति RIPS 2024 लागू की है। इसमें ग्रीन ग्रोथ, निर्यात प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर खास जोर दिया गया है। नीति के तहत पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को विशेष छूट दी जाएगी, ताकि राज्य में निवेश का माहौल और बेहतर हो और उद्योग तेजी से फलें फूलें। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। अब RGHS योजना में OPD और जांच सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इससे बुजुर्गों और पेंशन भोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। निजी अस्पतालों में इलाज आसान होगा और सरकारी खर्च पर अधिक मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। जयपुर में जन सूचना पोर्टल को फिर से सक्रिय किया गया है। अब नागरिक इस पोर्टल पर राज्य की सभी योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही जगह पा सकेंगे। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है, ताकि जनता आसानी से योजनाओं का लाभ ले सके और भ्रम से बचे। राज्य सरकार ने RGHS योजना से जुड़ने से मना करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे अस्पतालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, ताकि योजना सुचारू रूप से लागू हो सके। सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को इलाज में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उदयपुर में जनजातीय काष्ठ कला को नया जीवन देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। विलुप्त होती इस कला को संरक्षित करने हेतु कारीगरों को प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ा जा रहा है। इससे पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और आदिवासी समुदाय को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। DNAT समाज का जयपुर में चल रहा महापड़ाव समाप्त हुआ। अब समाज के प्रतिनिधि 26 नवंबर को मंत्रियों से बातचीत करेंगे। उनकी मुख्य मांगों में शिक्षा, आवास और पहचान पत्र से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार ने सकारात्मक वार्ता का भरोसा दिया है, ताकि समुदाय की समस्याएं सुलझ सकें। भीलवाड़ा जेल से दुखद खबर आई है, जहां ड्यूटी पर तैनात जेल कांस्टेबल ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। सहकर्मियों के अनुसार वह पिछले कुछ दिनों से तनाव में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है। बूंदी महोत्सव में इस बार नवल सागर झील पर देशी विदेशी सैलानियों ने दीपदान किया। रोशनी से झील का दृश्य बेहद मनमोहक नजर आया। इस आयोजन से बूंदी की संस्कृति और पर्यटन को नई पहचान मिली है। स्थानीय लोगों ने इसे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का सुंदर उदाहरण बताया। बूंदी महोत्सव में आज यानी नवंबर को इंडियन आइडल फेम गायक सलमान अली लाइव परफॉर्म करेंगे। उनके शो को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह है। पूरा शहर रोशनी से सजा हुआ है और प्रशासन ने आयोजन की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जयपुर की एक अदालत ने शिक्षा आरण पर सब्सिडी न देने के मामले में बैंक पर 32,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि छात्रों को सरकारी योजना का लाभ देना बैंकों की जिम्मेदारी है। यह फैसला उन विद्यार्थियों के लिए राहत की तरह है, जिन्हें बैंकों से परेशानी होती है। कोटा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफल परीक्षण 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर किया गया। इस ट्रेन में आरामदायक बर्थ और आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह देश की सबसे तेज स्लीपर ट्रेन मानी जा रही है, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बेहतर अनुभव मिलेगा। पूर्वी राजस्थान में तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने हल्की शीतलहर की चेतावनी दी है। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं और खेतों में ओस जमने लगी है, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ा है। मौसम विभाग ने 10 नवंबर तक राज्य भर में ठंडी लहर चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों से सुबह बाहर निकलते समय सावधानी बरतने को कहा गया है। उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया है, जिससे सर्दी का असर अब स्पष्ट दिखने लगा है।
जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू इस मौसम में यात्रियों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बने हैं। ठंडे मौसम, खूबसूरत नजारों और पारंपरिक आयोजनों ने सैलानियों को आकर्षित किया है। होटल और ट्रैवल एजेंसियों में बुकिंग बढ़ी है। पर्यटन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष कैंप लगाए हैं। अजमेर और चुरू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। लोगों ने सुबह सुबह अलाव जलाना शुरू कर दिया है। सर्द हवाओं के कारण सुबह की गतिविधियों पर असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। पश्चिमी राजस्थान में अगले सप्ताह मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।